नमस्कार, मैं मिथिलेश विश्वकर्मा। आज मैं आपको क्लास 12th का फिज़िक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना होगा और मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इसे पढ़ाऊँगा। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आवेश क्या होते हैं। प्यारे दोस्तों, आवेश के बारे में अगर हम उसके इतिहास के बारे में जानें तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें एक पदार्थ था, अंबर नाम का पदार्थ था। उन्होंने इसे ऊन से जब रगड़ा था तो फिर उन्होंने देखा कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े तथा अन्य तिनके वगैरह को बहुत बारीकी से आकर्षित करने लगते थे। ये बात फैली, लेकिन उस समय लगभग 2000 वर्षों तक इस बात को कोई भी महत्व नहीं दिया गया, कोई भी महत्वपूर्णता नहीं दी गई। आप समझ सकते हैं कि 2500 वर्ष पहले विज्ञान को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता था। इस वजह से ये बात भी लगभग 2000 वर्ष तक ऐसे ही दबी रही। उसके बाद सन 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट। 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट, जिन्होंने थेल्स के जैसे ही प्रयोग किए और उन्होंने देखा कि अंबर के अलावा कांच, आबनूस की छड़, गंधक और लख जैसी पदार्थ के क्षण अगर आप ऊन से रगड़ते हैं, किसी भी चीज़ से रगड़ते हैं, तो फिर वो भी अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं, खींचने लगते हैं अपने तरफ, आकर्षित करने लगते हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? 2000 वर्ष बाद तो ये बात थोड़ा साइंस पे लोग भरोसा करने लगे होंगे 1600 ईस्वी में। तो फिर 2000 वर्ष बाद इन्होंने जब ऐसा किया तो फिर इसका कोई रीज़न होगा, उसके रीज़न के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि ये जो आकर्षण हो रहा है, इन सब क्षणों को किसी चीज़ में रगड़ने पर जो आकर्षण हो रहा है, ये एक घर्षण की वजह से हो रहा है। स्पष्ट है, अगर हम इसको कहीं पर नहीं रगड़ रहे, मान लीजिए एक क्षण है, मान लीजिए किसी भी चीज़ का क्षण है, इसको हम कहीं पर रगड़ें, जैसे कि बाल में, बचपन में बच्चे बहुत करते थे, आप भी किए होंगे। इस तरह से बाल में रगड़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आप इस तरह से खींचते होते हो, उसे आकर्षित कराए होंगे। तो फिर मान लीजिए हम ऐसे रगड़ते हैं तो ही छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, नहीं रगड़ते तो नहीं होता है। तो स्पष्ट है कि जब कोई भी क्षण छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को या फिर अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है, तो उसका मेन वजह है, उसका मुख्य रीज़न है, जो मेन वजह है वो है घर्षण। जब किसी क्षण को हम किसी चीज़ पर रगड़ते हैं तो उसमें घर्षण होता है, रिपल करते हैं तो घर्षण होता है, फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से ये सब होता है, आकर्षित होता है। तो आकर्षित होता है जब कोई चीज़, जब कोई पदार्थ में ये आकर्षण वाला गुण आ जाता है। मान लीजिए हमने पेन को इस तरह से बाल में रगड़ा तो इसमें आकर्षण का एक गुण आ गया। जब इसमें आकर्षण का एक गुण आ गया तो हम कहने लगेंगे कि ये जो पदार्थ है वो वैद्युतमय हो गया है। वैद्युतमय हो गया है मतलब अब इसमें आवेश आ गया है। जी, आवेश आ गया है मतलब अब ये जो पदार्थ है, अंबर, कांच, गंधक, लख, ये सब जैसे क्षण थे, जब इनको रगड़ा गया तो वे वैद्युतमय हो गए। अब जब वैद्युतमय हो गए तो हम ये कहते हैं कि अब ये आवेशित हो गया, अब इसमें आवेश आ गया है, वैद्युत आ गया है। अब आप समझ रहे होंगे, मान लीजिए कोई क्षण है, आपने इसको किसी ऊन के गठरी से रगड़ा, तो इस पर कोई आवेश आ गया।
इस तरह से, तो आप कहेंगे कि ये जो क्षण है वो वैद्युतमय हो गया है। वैद्युतमय हो गया है मतलब अब ये है आवेशित हो गया है। तो हमने आवेशों के बारे में पढ़ा। आवेश कुछ और नहीं है, जब किसी चीज़ से किसी चीज़ को घर्षण किया जाता है, रिपल किया जाता है, तो उसमें वो वैद्युतमय हो जाता है, किसी दूसरे चीज़ को अट्रैक्ट करने लगता है। जब ये अट्रैक्शन का गुण उसमें आ जाता है तो हम कहते हैं कि यह वैद्युतमय हो जाता है। और इस गुण की वजह से इसमें जो होता है, इसी वजह से अट्रैक्शन करता है, इसी गुण की वजह से। और जब यह गुण आ जाता है तो कहते हैं कि ये चीज़ आवेशित हो गया है, क्षण आवेशित हो गया है। यही होता है आवेश। अब हम देखेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे। उस समय तो इस बात को कोई नहीं समझ सका था कि ये आवेश आखिर होते क्यों हैं। देखिए, जब इस तरह से हुआ था तो एक दूसरे को कोई प्रतिकर्षित करता था, कोई आकर्षित करता था, कोई एक दूसरे को एक दूसरे से दूर धकेलता था, कोई एक दूसरे से नज़दीक खींचता था। तो लोग ये नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्यों करता है। बस ये जानते थे कि आवेश होता है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि आवेश होता है तो वही आवेश एक दूसरे को कभी धक्का मार रहा है, इधर उधर कर रहा है, या फिर कभी एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, वो आपस में खींच रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। ये बात नहीं जानते थे। तो एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन, कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिन आवेशों को उन्होंने नाम दिया। पहले आवेश को नाम दिया धन आवेश, तथा दूसरे आवेश को नाम दिया ऋण आवेश। जब हम देखते हैं कि किसी कांच की छड़ को हम ऊन से रगड़ते हैं या फिर आबनूस की छड़ को किसी मखमली चीज़ से रगड़ते हैं, तो छड़ पर एक ऐसा आवेश आ जाता है, कुछ आवेश आ जाते हैं, और ऊन पर भी कुछ आवेश आ जाते हैं। तो ऊन पे जो आवेश आता है वो ऋण आवेश होता है एक्चुअल में, वास्तव में, और जो छड़ पर आता है वो धन आवेश होता है। फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि पहला आवेश जो होता है वो धन आवेश होता है और दूसरा आवेश जो होता है वो ऋण आवेश होता है। और इन्होंने ये भी बताया था कि अगर दो आवेश हों, साथ में दो आवेश लिया जाए, इन आवेशों को सजाती आवेश कहा जाता है। अगर इस तरह से एक को धन आवेश लिया जाए और एक ऋण आवेश लिया जाए तो इन दोनों आवेशों को विजातीय आवेश कहेंगे। और उन्होंने ये बताया था कि सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपल करते हैं, और जो विजातीय आवेश होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। मतलब ये धन आवेश इसको इधर खींचेगा और ये ऋण आवेश इसको इधर खींचेगा, मतलब दोनों में एक आकर्षण बल लगेगा। और इसी तरह से ये वाला, ये प्लस ये भी प्लस, मतलब दोनों धन आवेश है। तो ये सजातीय आवेश, इन्होंने बताया था फ्रैंकलिन ने कि जो दो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को ऐसे धकेलते हैं अलग अलग, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। अगर ये बात आप समझ गए हो कि बताया कि जब किसी चीज़ से किसी चीज़ को घर्षण किया जाता है, मान लीजिए एक पहला वस्तु है और ये दूसरा वस्तु, तो फिर आवेश इसमें से निकल के इसमें चला जाएगा या फिर ऐसे ऐसे कुछ हो जाएगा। इन दोनों को घर्षण किए, आवेश इसमें से निकल के इसमें चला गया। ये कैसे जाए, कैसे गए, तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश कैसे चला जाता है। हमने तो बहुत आसानी से कह दिया कि जब किसी क्षण को किसी ऊन के गठरी से रगड़ा तो आवेश निकल के इस पर चला गया या फिर इस पे से निकल के इस पर चला गया। लेकिन ये जाते कैसे हैं? आपने बहुत छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। जो पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ, चाहे वो क्षण हो, ऊन हो या फिर कोई भी पदार्थ हो, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इस तरह से छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे मिलकर के बना होता है। जब हम किसी चीज़ को, जैसे कि ये क्षण है, इसको जब हम ऊन पे रगड़ेंगे, इस तरह से रिपल करेंगे, तो जो ऊन के कुछ कण होंगे
वो स्थानांतरित हो जाएंगे क्षण पे, तथा क्षण में जो कुछ छोटे छोटे कण होंगे वो स्थानांतरित हो जाते हैं ऊन में। तो हम ये देखते हैं कि जो छोटे छोटे कण स्थानांतरित हो रहे हैं वो उन्हीं जो आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं वो छोटे छोटे कण जो हैं उन्हीं के साथ में चले जा रहे हैं। आप देखिए, अगर कुछ माध्यम ना हो तो किसी भी चीज़ की परिकल्पना करना, मतलब किसी भी चीज़ को चलने के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वो जो छोटे छोटे कण होते हैं इस पर से उस पर जाते हैं, उन्हीं के तलों पर से ये इस पर से उस पर चले जाते हैं। इन्हीं को आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। ऐसे ही आवेश होते हैं, मतलब स्थानांतरित होते हैं, और कोई वजह नहीं है। जब हम अपने बालों से इस मार्कर को रगड़े तो इस पर छोटे छोटे कण होंगे, बहुत छोटे छोटे, जिन्हें हम आँखों से देख भी नहीं सकते हैं, वे स्थानांतरित हो जाएंगे यहाँ बालों में, और बालों में कुछ छोटे छोटे कण होंगे वो स्थानांतरित हो जाएंगे ये क्षण पे। तो जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वो छोटे छोटे कणों से ही होते हैं। हम समझेंगे अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। दोस्तों, हम देखेंगे कब कोई पदार्थ ऋणावेशित होता है, कब कोई पदार्थ धनावेशित होता है, हम ये बात को समझेंगे। हम तो सीधा कह दिए कि यहाँ पर धन आवेश होगा, यहाँ पर ऋण आवेश होगा, उनमें ऋण आवेश होगा, यहाँ पर धन आवेश होगा। हम तो बहुत आसानी से कह दिए, लेकिन किस पर धन आवेश होगा, किस पर ऋण आवेश होगा, कब कोई धन आवेशित होता है, कब कोई ऋण आवेशित होता है, इस बारे में हम समझेंगे। ज़रा देखिएगा, हमने आपको बताया कि कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अब कण जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो चलिए एक परमाणु का फिगर बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं। परमाणु में एक छोटा सा भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इस तरह से हम दो बना रहे हैं। ये परमाणु एक, परमाणु दो। आप जानते होंगे कि जो परमाणु होता है उसके बीच में एक छोटा सा भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ये भी नाभिक है, इसमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे। न्यूट्रॉन इसमें उदासीन होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं वो धन आवेशित होते हैं। इसी प्रकार दूसरे परमाणु में जो न्यूट्रॉन होंगे वो उदासीन होंगे। उदासीन मतलब उन पर कोई आवेश नहीं होता है, वो आवेशहीन होते हैं, उनमें केवल द्रव्यमान होता है, वो बहुत ही सूक्ष्म द्रव्यमान होता है। तो हम सारा फोकस करेंगे, सारा ध्यान लगाएंगे प्रोटॉन पे। और किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, हमने आपको बताया। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ नाभिक की चक्कर लगाते हैं, आपने भी ये भी पढ़ा होगा। मान लीजिए, और ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, सब इस तरह से कुछ लगा रहे हैं चक्कर। ये उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने पढ़ा होगा कि किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कक्षाओं में। मान लीजिए कक्षाओं में 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसमें प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो भी 10 होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी 10 ही होंगे। तो आपने तो ये पढ़ा है कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। चलिए इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या 10, तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। इस तरह से अब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी परमाणु ऋणावेशित या धनावेशित कैसे होता है। ये धन, इसमें प्लस चार्ज हैं, धन आवेश हैं 10, और इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेशित होते हैं, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है और प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है, इसलिए इनको ऋण आवेश तथा इनको धन आवेश कहते हैं। इसी प्रकार इनमें भी धनावेश होंगे।
आप समझ रहे होंगे कि जितने धन आवेश हैं उतने ही ऋण आवेश हैं। मान लीजिए मैं एक आदमी हूँ और मैं किसी दूसरे आदमी पर बल देना चाहता हूँ, वो उतना ही ताकतवर है जितना मैं ताकतवर हूँ, मेरे सामने वाला उतना ही ताकतवर है जितना मैं ताकतवर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सामने वाले को निष्क्रिय करता रहूँगा, उसका जितना भी ताकत होगा उसे निष्क्रिय करता रहूँगा। वही सेम फंडा इसमें भी समझिए, सामने वाले में भी उतनी ताकत है, नाभिक में भी, और इसकी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों में भी उतनी ताकत है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नाभिक में उपस्थित धनावेश को ये उदासीन करते रहेंगे। इस वजह से पूरा परमाणु क्या होता रहेगा, उदासीन होता रहेगा। मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, इस वजह से पूरा परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। लेकिन जब किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो उस पर एक ऋण आवेश हो जाता है। समझिएगा, उस पर एक ऋण आवेश आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो 10 इलेक्ट्रॉन थे, बचे हुए थे 10 इलेक्ट्रॉन पहले थे, वो अंदर के 10 प्रोटॉनों को उदासीन कर रहे थे। लेकिन जो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है इसमें, ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है उसको उदासीन करने के लिए अब इसमें कोई भी प्रोटॉन धनावेश नहीं बचा है। इस वजह से अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। इस वजह से ही अब ये पूरा परमाणु क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी तरह से कोई परमाणु है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इसमें कितने बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। मतलब इसमें अब 9 ऋण आवेश हैं और धन आवेश कितने हैं, 10 धन आवेश हैं। तो अब ये क्या करेगा कि बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन तो 9 प्रोटॉन को उदासीन करेंगे, क्योंकि दोनों का पावर तो सेम है, दोनों की ऊर्जा जो है, क्षमता जो है वो समान है। तो क्या करेगा, 9 इलेक्ट्रॉन बीच में जो धनावेश हैं 10, उनमें से 9 धनावेश को उदासीन करेगा मिलके। लेकिन जो बचा हुआ एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन जो बचा हुआ है, वो उस प्रोटॉन की वजह से ये पूरा परमाणु क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। अब इसमें धन आवेश आ जाएगा। आप देखिए, आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से कोई परमाणु ऋण आवेशित होता है, कोई परमाणु धन आवेशित होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो फिर आपको इस आपका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाएगा। क्यों इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाएगा? क्योंकि कोई भी परमाणु, कोई भी वस्तु अगर ऋण आवेशित या धन आवेशित होता है तो उसके पीछे का मुख्य कारण होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल रहे हैं तो वो पदार्थ धन आवेशित होगा। अगर इलेक्ट्रॉन वो पदार्थ ग्रहण कर रहा है, वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, अपने अंदर समा रहा है, तो वो ऋण आवेशित होगा। अब आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी आवेश होते हैं और प्रोटॉन भी आवेश होते हैं, उनके हम संरक्षण के नियम देखेंगे। इनमें संरक्षण भी होता है, जैसे कि ऊर्जा का संरक्षण आपने पढ़ा होगा, और भी कई सारी चीज़ों का संरक्षण पढ़ा होगा, द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। उसी तरह से हम आवेश का संरक्षण नियम पढ़ेंगे। आवेश का संरक्षण, इसको हम समझें कि हमने आपको बताया कि कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। पहले कण होते हैं, फिर परमाणु होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। हमने ये आपको ये भी बताया कि जब किसी क्षण को किसी ऊन के गोले से रगड़ा जाता है तो उनमें से धन आवेश मतलब जो क्षण होता है वो धन आवेशित हो जाता है तथा ऊन जो होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि ऊन से, क्षण से कुछ इलेक्ट्रॉन
निकल के ऊन में जा रहे हैं, वैसे ही ऊन कुछ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, ना कि वो कहीं नष्ट हो रहे हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि जो आवेश हैं वो कहीं नष्ट नहीं हो रहे हैं, कहीं उनकी क्षति नहीं हो रही है, कहीं वो बर्बाद नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित हो रहे हैं। ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें आवेश बढ़ जा रहा है। हमने आपको बताया कि कोई चीज़ आवेशित क्यों होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आप देखेंगे, मान लीजिए इस एलिमेंट में ये जो पदार्थ है उसके परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 ही प्रोटॉन हैं। 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो क्या करेगा, ये बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉनों को तो ये उदासीन करता रहेगा। ये 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए 9 प्रोटॉनों को उदासीन करता रहेगा, लेकिन जो एक बचा हुआ प्रोटॉन है उसको ये धनावेशित कर देगा। लेकिन वहीं पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन थे, ये 10 इलेक्ट्रॉन इन 10 प्रोटॉनों को तो उदासीन कर रहा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया इसके वजह से ऋणावेशित हो रहा है। आप समझिए कि इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि आवेश जो होता है हमेशा संरक्षित होता है। हमारे कहने का ये मतलब है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अभी तक जितने भी चीज़ें पढ़े होंगे उनमें आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई भी चीज़, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम तो आपने पढ़ा ही होगा 11th में, आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता। इसी तरह से अगर कोई चीज़ है, जैसे कि ये मान लीजिए आवेश है, आवेश क्या है, आवेश में द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान जो होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, क्योंकि वो ऊर्जा का एक रूप है। इसी वजह से आवेश भी एक रूप है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश स्थानांतरित हो सकता है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं हो सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ नष्ट करना हो, कोई भी पदार्थ, तो हम सिंपली कहते हैं कि उसको जला दो या फिर ये कर दो वो कर दो, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या उसमें से आवेश नष्ट होते हैं? नहीं। उसमें से मान लीजिए कोई ये मार्कर है, इसको हम नष्ट करना चाहते हैं तो हम इस मार्कर को जला देंगे, मार्कर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन क्या इसमें के आवेश नष्ट होंगे? नहीं। इसमें जो राख बनेगा, धुआं बनेगा, उसमें ये आवेश रह जाएंगे, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। इसी प्रकार हमने कहा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा क्या होता है। अब यहाँ से आपका चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से हम डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होते हैं? वैद्युत धारा के बारे में आप कुछ समझे होंगे। पहले हम उसके लिए समझते हैं चालक के वाहक। चालक और अचालक। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल सी बात को समझिए। जिन पदार्थों में आवेश गति कर सकते हैं, आवेश जिन पदार्थों में गति कर सकते हैं वे पदार्थ चालक होते हैं, और जिन पदार्थों में आवेश गति नहीं कर सकते उन्हें अचालक कहेंगे। ठीक है। तो फिर जैसे होता है ये कि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का आवेश ही होता है। तो मुख्यतः धारा किसी, मान लीजिए कोई चालक तार है, तो मुख्यतः उसमें जो धारा बहेगी
वो ऋण आवेश के कारण बहती है। जो ऋण आवेश होते हैं वे जब गति करते हैं तो उसमें धारा बहती है, और जिसमें धारा बहती है उसे चालक कहते हैं, और जिसमें धारा नहीं बहती उसे अचालक कहते हैं। इसे ज़्यादा मुझे लगता है आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़े भी होंगे। तो हम इसको थोड़ा सा गिव अप कर रहे हैं। हम आ रहे हैं वैद्युत धारा पे। मान लीजिए कोई दो सीधे लंबे तार हैं जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, लंबे हैं, सीधे हैं और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ये चालक तार हैं, ये दोनों चालक तार हैं जो एक दूसरे से मान लीजिए 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इसमें हम कोई वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कोई भी वैद्युत धारा। तो मान लीजिए इसमें कोई वैद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित किया जा रहा है, समान वैद्युत धारा, एक ही वैद्युत धारा, मतलब कि इसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, इसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है वो एक ही है, समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब इन वैद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित हो रही हैं तो इसमें कुछ आवेश भी प्रवाहित होंगे, जैसे कि दोनों तार जो हैं, हमने आपको बताया कि वैद्युत धारा उसी में प्रवाहित होगी जिसमें ये आवेश प्रवाहित होते हैं, आवेश गति करते हैं। तो इसमें जब आप वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें कुछ आवेश भी प्रवाहित होंगे। आवेश प्रवाहित होंगे मतलब अब इसमें जो आवेश प्रवाहित होगा, अगर उन आवेशों की मात्रा 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब है। आवेश को कूलम्ब में मापा जाता है, जैसे कि मास को किलोग्राम में, और ऐसे अन्य चीज़ों को अगर इस तरह से मापा जाता है तो आवेश को भी किसी चीज़ में मापा जाता है। तो अगर इसमें एक समान वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसकी वजह से इसमें 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होने लगे तो इसमें जो धारा बहेगी वो 1 एम्पियर की होगी। एम्पियर जो है वो धारा का, वैद्युत धारा का मात्रा। तो आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में कुछ आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर करें। धन्यवाद। और अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।